Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे पार्ट 1, मतलब कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका बैकग्राउंड क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया के इतिहास के बारे में, इंडियन सिस्टम्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। सो इसीलिए ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूजीसी नेट एज वेल एज यूपीएससी और बीसीएस रिलेटेड एग्जाम्स। सो मतलब एक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और वो सिस्टम को लाने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पीरियड में क्या सिस्टम था, इंडियन मतलब पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसा था, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 49 ऑफ 26 जनवरी को, वो अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इसका बैकग्राउंड जब तो जो है वो है ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर आई और शासन करने लगी। सो सबसे पहले जो हुआ वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, इसके बारे में आज हम देखेंगे और धीरे 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 कैसे इवॉल्व हुआ टोटल सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई थी और शासन कर रही थी या थोड़ा थोड़ा टैक्स ले रही थी। सो वहां पर शासन रेगुलेट करने के लिए क्या एक्ट था? ओके, सो दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। ये हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जानने से पहले। ओके, It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. So सबसे पहले हमें जानना होगा, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आकर खुद भारत पर शासन नहीं कर रही थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाने से पहले क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर रूल करने लगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल करने लगे, इसलिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का एक पार्ट था, यूके का। ओके, एक कंपनी था। सो उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टाइम 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठीक किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पर राज कर रही है उसका अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट 1773 टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर और क्या हुआ, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर बताया गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पॉलिटिकल फंक्शन के बारे में, राजनैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, ये दो काम में कंपनी के जो टोटल काम को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो इससे क्या हुआ, भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सो 1773 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही है उसके अफेयर्स को कंट्रोल करना होगा, इसलिए उन्होंने उसके ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में डिवाइड कर दिया उनका पावर को, और इस यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन हुआ। ओके, यहाँ पर कुछ फीचर्स है इस 1773 रूल का। It designed the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created Executive Council of 4 members to assist him. The first such Governor General was Lord Warren Hastings. So भारत में तब मेन सेंटर कौन था? बंगाल। सो बंगाल इंडिया का सेंटर था। सो उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद में चेंज किया गया। सो गवर्नर बंगाल जो थे उनको नाम दिया गया उनके पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक एग्जीक्यूटिव मतलब प्रशासन, एक विंग बनाया गया, एक काउंसिल बनाया गया जहां पर 4 और मेंबर्स रहेंगे जो उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करेंगे उनके काम में। सो ऐसे ही फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सो बंगाल का जो पावर था और बढ़ गया। ओके, इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर when the three presidencies were independent of one another. सो तब भारत में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जैसे कि मद्रास और बॉम्बे। सो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? तब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर सबऑर्डिनेट किया गया, उसके नीचे वाले पोजीशन में रखा गया। लेकिन पहले क्या था, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करते थे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर किया गया। नेक्स्ट, it provide for the establishment of a Supreme Court at Calcutta in 1774 comprising of one Chief Justice and 3 other judges. So सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, और यहाँ पर एक चीफ जस्टिस रहते, मुख्य मतलब जो शासन करता है वो रहेंगे, और अदर 3 जजेस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, और इसने क्या किया? इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड ऑफ और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइड्स फ्रॉम द नेटिव्स। सो यहाँ पर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा ब्राइब ले रहे थे, जो ले रहे थे नेटिव्स लोगों से, हम आम आदमियों से बहुत ज्यादा प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। सो उनका काम को थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश की, प्रोहिबिट किया गया, उनके काम को रिस्ट्रिक्ट किया गया। Okay, next, it's strengthen the control of British government over the company by requiring the court of directors, जो governing body थे company के, to report on its revenue, civil and military affairs in India. So it's strengthen, ये क्या कर रहा था? पावर दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और ज्यादा पावर आ रही है ओवर कंपनी, वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मतलब रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी के, वो उसको और मतलब कंट्रोल करने की और करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू कैसा है कंपनी का, सिविल अफेयर्स कैसा है, मतलब सामाजिक स्तर पर वो क्या काम करता है, मिलिटरीली क्या काम करता है, वो इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस स्टेज पर रेगुलेटिंग एक्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ रहा है पिट्स एक्ट 1784 सॉरी, पिट्स एक्ट 1784। यहाँ पर क्या हुआ? सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ 1784। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है या एक्ट पास हुआ है वो था पिट्स एक्ट। ओके, सो पिट कौन थे? वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, सो यहाँ पर कुछ फीचर्स है। फर्स्ट है, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। सो पिट इंडिया एक्ट क्यों आया? जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो ड्रॉबैक्स थे, जो एक्ट के जो फीचर्स थे, जो मतलब जो बातें की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखा इन लोगों ने। सो उसको सॉल्व करने के लिए उसको रीराइट किया गया पिट्स एक्ट में, और उसे थोड़ा अपडेट किया गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो कंपनी का कमर्शियल मतलब जो बिजनेस ओरिएंटेड काम है और पॉलिटिकल फंक्शन है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया, दोनों को अलग किया गया। और क्या हुआ यहाँ पर? इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको क्या किया गया? उनको बताया गया कि आप कमर्शियल जो बिजनेस रिलेटेड काम है आप देखिए, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक नया बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे और मेंटेन भी करेंगे। मतलब सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जैसा सिस्टम एक उन्होंने बनाया। एक तो कमर्शियल चीज देखेगा जो एस्टेब्लिश था पहले से ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया।
सो यहाँ पर के ये एम्पावर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ज्यादा पावर दे रहे हैं, वही सुपरवाइज करेंगे, वही देखेंगे, डायरेक्टिव्स करेंगे ऑपरेशंस के बारे में, मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट में क्या रूल्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारे डिसीजंस कॉल लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेंगे और वो सुपरवाइज करेंगे, सारे काम वही करेंगे, वो बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए। सो इसके द्वारा क्या हो रहा है, ब्रिटिश पोसेशंस, ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे आने की घुसने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो thus the act was significant for two reasons। ये जो एक्ट था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, बहुत सिग्निफिकेंट था दो कारण के लिए। फर्स्ट, सो कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। जो मैं कहना चाहती थी, जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोसेशंस है, उन्होंने जो कैप्चर किया था इंडिया में पावर, या मिलिटरीली हो या कमर्शियली हो, उनका जो पावर है धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पोसेशंस में जा रही थी। एंड सेकेंड क्या हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द सुप्रीम कंट्रोल, जो कंपनी को कंट्रोल कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की सारी विषय में कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे 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 सुप्रीम कंट्रोल पावर में आ रही है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1830। 1813 में जो चार्टर एक्ट हुआ था, एक्ट पढ़ रहे हैं हम सब। सो इसका कुछ फीचर्स है। फर्स्ट, इट एबोलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक मोनोपोली, मतलब मोनोपोली, वो उसका जो बिजनेस है, उसमें सिर्फ वही इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा था, ये मोनोपोली सिस्टम था। इसे हटाने की कोशिश की गई है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। The Indian trade was thrown open to all British merchants। so इससे क्या हो गया, all other जो British merchants है, उनके सामने भी ये ओपन कर दिया गया। ओके, however it continued the monopoly of company over trade in tea and trade with China। मतलब चाइना और चाय के साथ जो एक्स्ट्रा जो काम है, इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस रह चुका है, वो पावर्स उनके पास रह रहे। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में उनका जो मोनोपोली था, उसे हटाया गया। नेक्स्ट, इट असिस्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। इट असिस्ट, उन्होंने असिस्ट किया द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। उन्होंने असिस्ट किया कि जो सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन अब इंडियन टेरिटरी में मेन प्रधान रोल प्ले करेंगे। इंडियन टेरिटरी में कौन सबसे पावरफुल होगा, ब्रिटिश क्राउन, राजा या रानी। ओके, नेक्स्ट है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटन द पीपल। अब क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दिया गया कि भारत में आइए और अपना धर्म प्रचार कीजिए या कुछ काम कीजिए, एनलाइटन कीजिए लोगों को। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो ब्रिटिश टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, मतलब इस इंडियन टेरिटरी में जो ब्रिटिश रह रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम या बहुत सारा हाईली रिच लोगों में वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करने की बात की गई है। नेक्स्ट, इट ऑथराइजेस द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लेवल पर टैक्सेस घोषणा करने की बात की गई है। पनिश फॉर द पर्सन, जो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे उनको पनिश करने की कोशिश की गई है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के पावर को टेक ओवर कर रही है, ले रही है। ओके, अब देखते हैं। सो यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ मैं, चार्टर एक्ट जो 1813 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हटा जा रहा था और ब्रिटिश क्राउन का पावर ज्यादा आ रहा था। सो ये थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट, सो ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये फाइनल स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में सेंट्रलाइजेशन हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का पावर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके फीचर देखते हैं। फर्स्ट, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
घोषित किया गया, मतलब बंगाल के पास बहुत ज्यादा पावर दिया गया। एंड वेस्टेड इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, उनके पास सिविल मतलब जो सामाजिक पावर्स है और मिलिट्री पावर्स उनको दिया गया। Thus, the act created for the first time government of India having authority over the entire territory area possessed by the British India. British जो जिन जिन भारत के एरिया पर है टोटली उनको शासन करने की बात की गई। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सो ये नाम हम सबको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या हुआ, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव जो आइन संक्रांत पावर थे उनको डिप्राइव किया गया, हटाया गया उनसे। सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स टू द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब क्या हुआ कि जो टोटल शासन करने की जो पावर है वो किसके पास दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनके पास दिया गया। The laws made under the provisions previous acts were called regulations. So इससे पहले जो थी उसे हम एक्ट रेगुलेशंस कहते थे, अब इसको हम एक्ट के तौर पर जानेंगे क्योंकि ये पास हो रहा है कोर्ट्स में। ओके, लॉज के द्वारा ये बन रहे हैं। नेक्स्ट, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। यहाँ पर कमर्शियल बॉडी के तौर पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पावर उसके पास था उसे भी एंड किया जा रहा है। विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जब अब उसे क्या किया गया, कमर्शियल बॉडी के हटाकर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जा रहा है। It provided that the company's territory in India were held in trust for the his or her majesty and successors. मतलब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने राजा और रानी के मतलब ऑन बिहाफ वो काम करेंगे। ओके, उनके लिए काम करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यही है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स में ओपन सिलेक्शन की बात की गई है एंड इंडियन को यहाँ पर इंडियन शुड नॉट बी डिबर्डेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। यहाँ पर जो सिविल सर्विस आईएएस यहाँ वगैरह जो एग्जाम थी उनमें आईएएस सब नाम नहीं था, तो मतलब सिविल सर्विस एग्जाम में इंडियन लोगों को कोई चांस देने की बात नहीं की गई है। ओके, एंड ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट में भी कोई जगह नहीं है हाई पोस्ट में इंडियन लोगों को। ओके, हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन ये डिसीजन नहीं लिया गया बिकॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इसके विरुद्ध में अपोजिशन आया था। सो ओके, सो आर्ट चार्टर 1833 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था चार्टर एक्ट 1853, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट जितने भी पास हुए हैं सबसे लास्ट वाला यही था। ओके, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके बाद पास बाय द ये भी पास हुआ था कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिटवीन 1793 टू 1853 में जितने भी हुए हैं उसके बाद अब कोई चार्टर एक्ट नहीं हुए। ओके, अब से पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसके बाद से पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। यहाँ का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर है एक साथ रहते थे, अभी उसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। अब 6 नए लोगों को लाया गया जिसको हम कह रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनको लेकर एक बॉडी बनाया गया। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल which came to be known as Indian Central Legislative Council. इन अदर वर्ड्स उन्होंने एक सेपरेट गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव जो आइन संक्रांत काउंसिल होगा उसको हम कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा क्योंकि मेन पार्लियामेंट तो ब्रिटेन में है हमारा। ओके, सो एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीड्यूर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो जो रूल्स फॉलो किए जाते थे वही प्रोसीड्यूर को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special process. यहाँ पर कुछ नए रूल्स रेगुलेशन किए गए, मतलब यहाँ पर जो मेन चीज होगी जो लेजिस्लेटिव मतलब आइन और प्रशासनिक विभाग को एक साथ था उसे डिवाइड किया गया और आइन को देखने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं इसके।
नेक्स्ट बताया जा रहा है इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स द covenanted civil service was thus thrown open to Indian also according to the McKinley Committee. The Committee on Indian Civil Service was appointed 1854. So 1854 में मैकली कमेटी बनाया गया जो इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर रिकमेंडेशन दिया। यहाँ पर क्या हुआ, एक ओपन कंपटीशन की बात की गई जहां पर सिविल सर्विस को रिक्वायर मतलब सिविल सर्विस का एग्जाम यहाँ से लेने की शुरू हो गई, और लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सिविल सर्विस एग्जाम को यहाँ से हटाया गया। मतलब ये इंडिया में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होगा ये बताया, मतलब सॉरी मैंने मतलब गलत कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम जो हो रहा था वहां पर इंडियन को भी आने का मौका देने की एक नया एक कोशिश किया गया और लाया गया। इंडियन को भी अभी ओपन एग्जाम के थ्रू वो अगर पास कर पाए तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशंस ऑफ इंडियन टेरिटोरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने क्या किया, कंपनीज रूल को एक्सटेंड, कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया एंड अलाउ किया कि वो इंडियन टेरिटोरी में रह सकते हैं एज ए ट्रस्टी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के पास मतलब राजा के पास और रानी के पास मेन पावर है और उनके बिहाफ में उनके ट्रस्टी के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर सकेगी। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, इसलिए कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं था, अनलाइक प्रीवियस चार्टर्स में जो पीरियड था वो बताया गया था। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड नॉट बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक। सो कंपनी का जो पीरियड था, कंपनी का जो रूल्स था, पावर था, वो किसी भी वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या राजा के रानी के द्वारा हटाया जा सकता है, टर्मिनेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर बताया जा रहा है, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब तक क्या हो रहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में या ब्रिटिश लोगों ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो आइन मतलब आइन विभाग, यहाँ आइन बनाने की जो काउंसिल है वहां पर लोकल इंडियन को रिप्रेजेंटेशन करने की एक मौका दिया गया। Of the 6 new legislative members, 6 new जो legislative members थे of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial. 2 रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से, लेकिन 4 रहेंगे यहाँ से। कहाँ से, एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बंगाल एंड आगरा, ये चारों एरिया से। मतलब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पावर इंडियन लोगों को दिए जा रहे थे, यहाँ पर सिविल सर्विस में दिए जा रहे थे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन को मतलब रिप्रेजेंटेशन करने की एक मौका दिया गया जो अभी तक नहीं था। सो मतलब धीरे धीरे हम जो देख रहे हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट से हम चार्टर एक्ट तक हमने देखा कि क्या हुआ। सबसे पहले पावर किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे वाले वीडियो में कि धीरे धीरे पावर कैसे डिसेंट्रलाइज मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से धीरे धीरे इंडियन लोगों तक पहुंच रही थी। यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं जहां पर इंडियन को सिविल सर्विस एग्जाम में लिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंडियन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन करने की भी मौका दिया गया। सो मैंने आज आप सबके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पोर्शन मैंने कवर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और कब कैसे इंडिपेंडेंस मिला। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।